हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले कक्षा 12 की फिजिक्स की एम्पियर के परपति नियम का आज हम लोग अध्ययन करेंगे गाइस। और आज की जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि से गाइस। ये टॉपिक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एम्पियर का नियम और एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग। तो गाइस सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे एम्पियर का नियम क्या होता है। एम्पियर के नियम को स्टार्ट करने से पहले गाइस जो चैनल पर नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और कोई भी डाउट रह जाए लेक्चर के दौरान तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एम्पियर के नियम को पढ़ने से पहले कुछ बातें हैं, वो बातें आपके लिए जानना जरूरी है, तभी आप एम्पियर के नियम को एकदम आसान भाषा में समझ सकते हैं। वो क्या बातें हैं ध्यान से समझिएगा। वो बातें ये हैं, मैंने ऊपर लिख के रखा है कि जो ये होता है चुंबकीय क्षेत्र का, यहां देखिएगा, हाँ ये चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन, इस लाइन को, इस वर्ड को समझ लो, फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन कहने का मतलब क्या होता है ध्यान से समझिएगा। चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र अर्थात बी, चुंबकीय क्षेत्र अर्थात बी, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद तथा एवं जो है अल्पांश, किसी भी तार का अल्पांश भाग, किसी भी तार का अल्पांश भाग। जैसे आपने क्या ले लिया कि आपने ये मान लिया कि कोई तार है, इस तार में आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, फिर उसके बाद इस तार के चारों तरफ एक पथ मान लेते हैं, इस तार के चारों तरफ क्या मान लेते हैं, एक पथ मान लेते हैं। तो ये इसका एक भाग, इसका ये जो भाग कहलाएगा ये अल्पांश कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्पांश कहलाता है। और इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है अर्थात बी, ध्यान से समझिएगा। मेरे कहने का मतलब है आपको ये चीज जरूर समझ में आना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन कहने का मतलब होता है कि चुंबकीय क्षेत्र बी और अल्पांश भाग डीएल, चुंबकीय क्षेत्र बी और अल्पांश भाग डीएल का अदिश गुणन ही चुंबकीय क्षेत्र का, या हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन कहलाता है। फिर से बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। हमने आपको क्या बताया, यहां लिखा गया, देखिए चुंबकीय क्षेत्र, क्या लिखा गया है? चुंबकीय क्षेत्र बी और लंबाई के अल्पांश अर्थात डीएल, चुंबकीय क्षेत्र बी लंबाई के अल्पांश डीएल, दोनों का अदिश गुणनफल का समाकलन ही चुंबकीय क्षेत्र समाकलन कहलाता है। पुनः बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। हमने क्या कहा, इसको मूव करते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या करते हैं, देखो बात उठी कि चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन क्या होता है। तो हमने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र बी और लंबाई का अल्पांश अर्थात डीएल, लंबाई का अल्पांश अर्थात डीएल, दोनों का अदिश गुणनफल, ये क्या है? अदिश गुणनफल का समाकलन चुंबकीय क्षेत्र समाकलन कहलाता है। बात समझ में आ गया होगा गाइज, आपको ये बातें जरूर समझनी चाहिए। हमने क्या बताया कि चुंबकीय क्षेत्र बी और लंबाई का अल्पांश डीएल, दोनों का अदिश गुणनफल, ये अदिश गुणनफल का समाकलन ही चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन कहलाता है। अर्थात हम यहाँ ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये जो ऐसे B इंटू डीएल, ये B इंटू क्या हो गया, डीएल हो गया। ये किसके बराबर होते हैं? अदिश गुणनफल, किन्हीं भी दो अदिश का गुणनफल। अर्थात आपको अगर A डॉट बी दिया रहे तो ये AB cos थीटा लिखा जाता है, ये आपने 11 में पढ़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, B इंटू डीएल cos थीटा। ध्यान से समझिएगा। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन
चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन बी डी एल कॉस थीटा के बराबर होता है। इस बात को समझिएगा गाइज। अगर इतनी बातें आपको समझ में आई है तो हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, एम्पियर के नियम को पढ़ते हैं। एम्पियर का नियम क्या कहना चाह रहा है, अच्छे तरीके से समझिएगा क्या कह रहा है। किसी बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, किसी बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन या चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, एक ही कहने का मतलब है। क्या बात है कि किसी बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का मान निर्वात की चुंबकशीलता एवं उस पथ से गुजरने वाली धाराओं के योग के गुणनफल के बराबर होता है। आप यहां से समझिए, आपको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप यहां से बता सकते हो। क्या बताइए, देखिए, किसी बंद पथ, ये क्या बता रहा है, किसी बंद पथ, ये गोला क्या बता रहा है, किसी बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये क्या कहलाएगा, ये देखिए, ये आप क्या कर रहे हैं, इसे आप क्या कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन, ये क्या कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन, क्षेत्र का रेखीय समाकलन का मान, रेखीय समाकलन का मान उस पथ में बहने वाली धारा का योग, और म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। एक बार इनको हम फिर से समझते हैं। एम्पियर की कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। एम्पियर की कहने का मतलब है कि जैसे आपने ये कोई बंद पथ ले लिया, ठीक, अब इस बंद पथ में ऐसे कोई धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसे कोई क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। फिर से ध्यान से, इस बंद पथ के अंदर जो है धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसे, ठीक, इस बंद पथ के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये I1, I2, ये I3, ये I4, ये I5, ये I6, ये I7, ऐसे कई प्रकार की धारा पड़ रही है। तो वो क्या बोल रहे हैं, आपने पढ़ा है, हमने ही पढ़ाया है गाइज, आपको पढ़ाया ना, किसी तार में, किसी चालक में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बात हमने कहा था ना, हमने ये बात बताया गाइज, जब किसी तार या चालक में क्या प्रवाहित किया जाता है, धारा प्रवाहित किया जाता है, तो चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही। तो जब ये इतनी धारा किसी बंद परिपथ से होकर गुजरेंगी, तो चालक के चारों तरफ क्या हो जाएगा, चालक के चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो एम्पियर ने बताया कि उस चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन, कहने का मतलब कि उस पथ का कुल चुंबकीय क्षेत्र, उस पथ से कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान किसी बंद पथ से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का मान, किसी बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र का मान, निर्वात की चुंबकशीलता और पथ के अंदर पथ से होकर गुजरने वाली धाराओं के योग के गुणनफल के बराबर होता है। बात समझना, बात आपको समझ। नॉर्मली आप ऐसे समझिएगा एम्पियर का नियम क्या होता है, एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं। कोई बंद परिपथ हो गया, ये बंद परिपथ हो गया, ठीक, ये कोई बंद परिपथ हो गया। अब इस बंद परिपथ से जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस बंद परिपथ से जो चुंबकीय क्षेत्र बी है, इसका रेखीय समाकलन, इस बी का समाकलन इस पथ में या इस बंद पथ से होकर गुजरने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग तथा निर्वात की चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। तो गाइज एम्पियर का नियम ये है, ठीक। आप यहां से भी एक बार इसे यहां समझिएगा, क्या कर रहा है कि इसे आप क्या कहते हैं, इस पूरे पार्ट को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन, और ये चुंबकशीलता है, निर्वात की क्या है, चुंबकशीलता है, और ये आपकी क्या है, धारा है। ये क्या है, आपकी धारा है। ध्यान से समझिए, हमने क्या बोला कि
चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन किसी बंद पथ से, किसी बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन, किसी बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन उस पथ के अंदर कुल धारा, समेशन का मतलब कुल धारा, उस पथ के अंदर कुल धाराओं का योग और चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। तो गाइज इस प्रकार आपका एम्पियर का नियम यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे एम्पियर के नियम की उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर इसकी हम लोग इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, ये आता कहाँ से है। अब उत्पत्ति में क्या करते हैं, मान लेते हैं, ठीक, मानते हैं कि माना कोई चालक है, माना कोई तार है जिसमें जो धारा होती है वो ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है, ऐसे। गाइस चलिए हम लोग देखते हैं कि एम्पियर के नियम की उत्पत्ति कैसे होती है या एम्पियर के नियम का डेरिवेशन कैसे किया जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, हमने एक छोटा सा डायग्राम बना के रखा है। माना कि कोई एक सीधा चालक है या माना कोई एक सीधा तार है जिसमें I एम्पियर की धारा नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है। हमने क्या माना कि माना एक कोई ये सीधा तार है जिसमें I एम्पियर की धारा नीचे से ऊपर की तरफ इस प्रकार प्रवाहित हो रही है। इस तार का मध्य बिंदु O है, इस तार का मध्य बिंदु O है। O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम लोग एम्पियर के पथ का कल्पना कर लेते हैं, एक गोली पथ का कल्पना कर लेते हैं। ये जो गोली पथ की कल्पना किया गया ना, ये एम्पियर पथ कहलाएगा या बंद पथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बंद पथ। तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एम्पियर का नियम बंद पथ के ही लिए लागू होता है। बंद पथ नहीं रहेगा तो आप एम्पियर के नियम को नहीं लागू कर सकते, एम्पियर के नियम को नहीं लगाया जा सकता। तो पुनः एक बार बोल रहे हैं कि माना कोई एक चालक है, माना एक कोई चालक है या कोई तार है, कोई तार है जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इतनी बात समझ में आ रहा है, I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार का मध्य बिंदु O है तथा तार का मध्य बिंदु O है, तार का मध्य बिंदु O है। O से R मीटर की दूरी पर, O से R मीटर की दूरी पर, R मीटर की दूरी पर स्थित, R मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P पर, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, क्या, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान से समझिएगा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B। हमने पढ़ा है कि किसी सीधे तार के कारण R मीटर की दूरी पर बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बटे क्या होता है, R होता है। I बटे कितना होता है, R होता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है कि किसी भी सीधे तार के कारण R मीटर की दूरी पर किसी भी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका मान होता है B बराबर म्यू 0 अपॉन 2 पाई I अपॉन कितना होता है, R होता है। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आई, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, ये B का मान हो गया, ये किसका मान हो गया, B का मान हो गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पर एम्पियर के नियम को लगाते हैं। तो हम जानते हैं कि इस बिंदु P पर एक भाग मान लेते हैं, अल्पांश भाग मान लेते हैं DL। क्या मान लेते हैं, DL। तो ध्यान से समझिएगा, हमने क्या मान लिया कि इस बिंदु P पर एक अल्पांश भाग DL है। उस DL के कारण केंद्र O पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, रेखीय समाकलन B इंटू DL, यही होगा। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखीय समाकलन B इंटू DL
अब हमने क्या बताया था गाइज, इसको b इंटू डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, b dl cos थीटा लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, b dl cos थीटा। क्या लिखा जा सकता है, cos थीटा लिखा जा सकता है। जहाँ पर गाइज थीटा का मान कितना है, 0 है। जहाँ पर क्या है, थीटा का मान कितना है, 0 है। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या कहा गाइज, जहाँ पर थीटा का मान क्या है, ये इंटीग्रेशन आपका चिन्ह लगाइएगा, जहाँ पर थीटा क्या है आपका 0 है। जहाँ पर थीटा क्या है, 0। कैसे थीटा 0 है, देखिए ध्यान समझिएगा, ये अल्पांश हो गया, ये अल्पांश और डीएल, अर्थात हम कह लें कि ये अल्पांश भाग की जो लंबाई है डीएल वो इस प्रकार है, इस प्रकार है, और इसी अल्पांश के ही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र बी भी है, इसी अल्पांश की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र बी भी है। तो इस कारण यहाँ पर जो थीटा होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ थीटा क्या हो गया, 0। जब थीटा 0 हो गए तो क्या मिल गया, रेखीय समाकलन b इंटू डी एल। काश 0 अंश का मान 1 होता है तो काश की कहानी खत्म हो गई। थीटा के स्थान पे 0 रखेंगे तो काश 0 अंश का मान 1 होता है तो भाई ठीक काश की कहानी समाप्त होती है यहाँ पर। अब आपके सामने ये बचता है, b को बाहर करते हैं, b का समाकलन नहीं होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl। तो ये जो dl है वो अल्पांश है, ये जो dl है वो अल्पांश है। ऐसे 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 कई खंडों से मिलकर ये पथ बना है, जो बंद पथ बना है। dl के जैसे कई खंड होंगे तो कई खंड मिलके एक वृत्त की क्या बना देते हैं, एक वृत्त की परिधि बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं, एक वृत्त की परिधि बना दे रहे हैं। अर्थात इसका समाकलन, इसका जो समाकलन होगा वो 2 पाई r के बराबर हो जाएगा। क्या बराबर हो जाएगा, 2 पाई r के। तो इसका समाकलन ये हो जाएगा, क्या आ जाएगा, b इंटू 2 पाई आर, b इंटू 2 पाई आर। बात समझ में आया आपको। अब ये आ गए रेखीय समाकलन b इंटू डी एल इक्वल टू b इंटू डी एल का मान b इंटू 2 पाई आर आ गए। अब हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर बना लेते हैं 2, और ये आपका जो था समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 से b का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से b का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां पर रखते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से b का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है, ये है रेखीय समाकलन b इंटू डी एल बराबर b है, b के स्थान पे क्या रखेंगे, म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान कितना r, और उसके बाद इंटू कितना है, इंटू कितना है 2 पाई r, ये है 2 पाई r। आप एक बार फिर से समझिए, इस b के स्थान पे ये चीज रख दिया गया, बस ये 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हो गए। तो रेखीय समाकलन b इंटू डी एल इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई। तो यही तो आपका एम्पियर का नियम था गाइस, यही आपका क्या है, एम्पियर का नियम है। इस प्रकार आप एम्पियर के नियम को डेरिवेट कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक बार पुनः आप समझ लीजिए कि एम्पियर का नियम क्या कहता है। एम्पियर का नियम कहता है कि किसी बंद परिपथ से, किसी बंद परिपथ में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, उस चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन, उस चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन उस पथ में होकर या उस पथ से होकर गुजरने वाली कुल धारा और निर्वात की चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। हमने लिखा है, जैसे ही आपका है उसी प्रकार से आपका डेफिनेशन भी लिखा गया। फिर हमने क्या किया, माना कोई एक सीधा चालक है, सीधा तार है, जिसमें आई एम्पियर की धारा नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ धारा बह रही है, और इस तार का मध्य भाग, मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं, और जो धारा बह रही थी उस धारा का नाम आई दे देते हैं।
तो हमने पढ़ा है इससे पिछले वाले ही लेक्चर में कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, उस चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एम्पीयर के नियम हम लोग लगा लेते हैं। तो एम्पीयर के नियम के अनुसार उसको हम लोग एक पथ जो है क्या कह देते हैं, एक पथ बना देते हैं, जिसे हम लोग बंद पथ कहते हैं। तो हमने क्या कहा, आर मीटर की दूरी पर जो पी पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर होता है, बी इक्वल टू म्यू जीरो अपान 2 पाई आई अपान आर। तो ये बी का मान हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, इस अल्पांश डीएल के कारण, वो तो पी पर उत्पन्न हुआ था ना, अब हम मानते हैं इस जो पथ का, ये जो पथ बना है, उस पथ का एक अल्पांश भाग डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, रेखीय समाकलन B इंटू डीएल के बराबर होगा। अब ये रेखीय समाकलन B इंटू डीएल को हम लोग इस रूप में रख सकते हैं, B इंटू डीएल इंटू कॉस थीटा। यहाँ थीटा क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि जिस दिशा में अल्पांश है उसी दिशा में आपका चुंबकीय क्षेत्र भी है। तो कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। कॉस की कहानी समाप्त हुई। तो B इंटू रेखीय समाकलन डीएल आ गए। ये जो डीएल है वो छोटे छोटे खंड मिलकर एक वृत्त की परिधि का निर्माण कर रहे हैं, जो कि 2 पाई आर के बराबर होता है। तो रेखीय समाकलन B इंटू डीएल इक्वल टू आ गया B इंटू 2 पाई आर। अब हम लोग यहाँ से समीकरण 2 में इस B का मान उठा के रख देते हैं, तो जो कि यहाँ पर रखा गया है। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हुआ। तो इस प्रकार आपके ये एम्पीयर का नियम आपको यहाँ प्राप्त हो जाता है। तो गाइज, आज की जो लेक्चर है वो उम्मीद करते होंगे कि आपको जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एम्पीयर के नियम के अनुप्रयोग को लेकर, कि एम्पीयर के नियम का अनुप्रयोग कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं, तो वहाँ पर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा गाइज। तो आप लोग वीडियो देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।